स्टार्ट। इस स्लाइड में हमने कंपैरिजन किया है हिंदी के संबंध बोधकों का, जिन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं। इस तरह के जो शब्द होंगे ने, को, से, मैं, पर, और इंग्लिश के प्रीपोजिशंस का, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं समानांतर है दोनों भाषाओं के बीच में। हिंदी में विभक्तियों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा, कारक के बारे में समझना पड़ेगा। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कारक क्या होता है? कारक में आप देखेंगे कि किसी को हम कर्ता कहते हैं, किसी को कर्म कहते हैं, किसी को करण कहते हैं, और ऐसे चार और होते हैं। तो कारक क्या करता है? कारक एक तरह से जिस संज्ञा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे राम है या रावण है, जिन संज्ञाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके रोल को बताता है वाक्य के अंदर। तो उदाहरण के तौर पे कर्ता कारक का मतलब है जो वाक्य में एक्शन कर रहा है या फिर जो वाक्य में काम कर रहा है, जो आपका सब्जेक्ट वर्ड है, तो जिसके ऊपर सारा वाक्य निर्धारित है, वो होता है कर्ता कारक। फिर आप आते हैं कर्म कारक के बीच में। कर्म कारक क्या होता है? जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। जैसे राम ने, तो राम जो है वो है हमारे कर्ता कारक में। रावण को, तो एक्शन किसके ऊपर हुआ है? रावण के ऊपर हुआ है। और एक्शन कौन सा हुआ है? ये मारने वाला एक्शन हुआ है। सो रावण जो है वो कर्म कारक में है। सो ये कारक जो है ये बताते हैं कि हमारी जो संज्ञा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसका रोल क्या है, वो क्या काम कर रही है उस वाक्य के अंदर। तो जो कारक होगा, जैसे अगर कर्ता कारक की संज्ञा है तो उसके साथ जो विभक्ति आएगी वो फिक्स्ड है, वो ने ही आएगी। कर्म कारक वाली संज्ञा के साथ जो विभक्ति आएगी वो को ही आएगी। तो हिंदी में ये बड़ा अच्छा फिक्स स्ट्रक्चर है और जिसके कारण कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है संबंध बोधकों में या विभक्ति को लगाने में। लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। एक ही चीज के लिए दो अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे से के लिए हम कहीं विद का इस्तेमाल करेंगे, कहीं बाय का इस्तेमाल करेंगे, कभी कहीं पर हम इन का भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं हम बहुत अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि शायद सीधा ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन बहुत सरल या फिर एक अच्छा उपाय नहीं होगा। हम ट्रांसलेशन वाला मेथड सिर्फ एक या दो बार देख सकते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए इन शब्दों के बारे में। लेकिन बेहतर होगा अगर हम इंग्लिश के प्रीपोजिशंस को इंग्लिश के अंदाज में सीखें। उसका मतलब है कि विद का इस्तेमाल कहां कहां होना है या बाय का इस्तेमाल किस सिचुएशन में होना है, वैसे समझें। तो हम दोनों अप्रोच यूज करेंगे। पहले हम इस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इस टेबल को फॉलो करना है। और हमने डिटेल्स में काफी अच्छे से टेबल्स बनाए हैं और आगे आप देखेंगे कि जहां पर हम इंग्लिश प्रीपोजिशंस को इंग्लिश के अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरीकों से मुझे लगता है जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इनको तो फाइनली आप अच्छा करेंगे। तो कर्ता कारक में अगर है, जैसे कि यहां पर है, आप कारक अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो भूल जाइए, आप सिर्फ इन विभक्तियों को देखेंगे। ने अगर आता है कहीं पर, उसका इंग्लिश में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। को अगर आता है उसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब आप आगे देखेंगे कि हिंदी में को एक और जगह इस्तेमाल होगा, एक और कारक में इस्तेमाल होगा। वहां पर आपको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। ये बात तो काफी समझ में आ जाएगी आपको कि को अगर किसी कर्म कारक वाली संज्ञा के साथ आता है, मतलब कि जिस पर एक्शन हो रहा है, रावण को मारा, उस केस में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। उस केस में इन नाउन्स का या इन संज्ञाओं का सीधा ट्रांसलेशन ही बता देगा कि वो कर्म कारक में है। अब जैसे इंग्लिश में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड्स वाला, तो आप इसको इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी सुनते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, यही हमारा कर्म कारक वाली संज्ञा है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है, अगर सब्जेक्ट वाली पोजीशन में जो नाउन है, हमें पता चल जाता है कि वो कर्ता वाले कारक में, जिसे इंग्लिश में हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं।
वर्ब के बाद जो हमारी संज्ञा है जिसके ऊपर इस एक्शन का सीधा असर हो रहा है, हमें पता चल जाता है कि वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में है। तो दोनों ने और को के लिए प्रीपोजिशन नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे आगे को एक और कारक में आता है, वहां पे इसका प्रीपोजिशन होता है। तो अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है। संज्ञा के साथ जब ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि एक्शन जो है वो संज्ञा के ऊपर हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे। करण कारक का मतलब है जब हमारी संज्ञा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक साधन का काम कर रही है, उससे कुछ हो रहा है, सो वो वाक्य में उसका एक अलग रोल है। वहां पर कर्ता कोई और होगा, कर्म कोई और होगा, लेकिन जिससे वो घटना हो रही, जिससे वो काम हो रहा है, वो जो संज्ञा होगी वो करण कारक में कहलाएगी। उसके लिए हम इन दो विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, से और के द्वारा। नीचे वाले टेबल में इसी को डिटेल में बताया गया है कि से का ट्रांसलेशन कब विद होगा और कब जो है बाय होगा। आप देखेंगे के द्वारा का ट्रांसलेशन सिर्फ बाय होता है, तो के द्वारा जब भी दिखेगा तब प्रॉब्लम नहीं है। आप एक और चीज नोटिस करेंगे, के द्वारा संबंध बोधक जनरली आपको मतलब मुख्यतः आपको कर्मवाच्य, जिसे हम पैसिव वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं, वहां पर दिखेगा। वो क्या है ये आप बाद के लेक्चर्स में देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव वाले लेक्चर में। अंतर बस ये होता है कर्मवाच्य में और जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो है ये सब क्या है? ये सब कर्तृवाच्य है। और ये सब जो है ना, ये अगर राहुल के द्वारा बनाया गया है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट अगर आप एक तरह से देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो खैर हम एक्टिव पैसिव में इस चीज को देखेंगे, अभी नहीं जाते हैं इसमें। अभी बस आप याद रखेंगे कि के द्वारा का ट्रांसलेशन बाय होता है। और राहुल पेन से लिखता है, राहुल राइट्स विद अ पेन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे से अगर इस तरह के कर्ण कारक में है संज्ञा और से विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आप देखोगे कि अगर निर्जीव साधन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, वो से पेन हो गया, चाकू हो गया, जिसमें लाइफ नहीं है, निर्जीव है जो, वहां पे अगर से आ रहा होगा तो आप विद का इस्तेमाल करते हो। राहुल पेन से लिखता है, राहुल राइट्स विद अ पेन। तो नोटिस कीजिएगा, इस निर्जीव के लिए से अगर आया है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन से का विद हो रहा है, और पोजीशन तो चेंज हो रही है। यहां पर पेन के बाद से आया है, यहां पर पेन के पहले से का ट्रांसलेशन आया है, इसीलिए यहां पर प्री पोजीशन बोलते हैं, यहां पर पोस्ट पोजीशन बोलते हैं। सजीव साधन के द्वारा, सो के द्वारा जब भी इस्तेमाल होगा विभक्ति, तब उसके साथ वो एक सजीव साधन के द्वारा सजीव साधन के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसका ट्रांसलेशन बाय होगा और जो मुख्यतः बाय ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये घर राहुल के द्वारा बनाया गया है। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय राहुल। आप देखोगे हमने ये वाला स्ट्रक्चर वर्ब फॉर्म में कहीं नहीं पढ़ा है, तो ये पैसिव वॉइस का वर्ब स्ट्रक्चर है। ये जब हम कर्मवाच्य में चले जाते हैं, जब हम कर्म को मतलब ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस का जिस पे क्रिया हुई है उसको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं सेंटेंस में, उसको हमारा सब्जेक्ट बना लेते हैं, तब इस तरह के फॉर्म्स दिखेंगे। और ये हमारे जो हमने नॉर्मल वर्ब फॉर्म्स पढ़े हैं अभी, प्रेजेंट सिंपल और जो सब पढ़ा है आपने अभी, उसमें इस तरह का कभी नहीं दिखा होगा। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं नहीं दिखा होगा आपको ऐसा। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय राहुल, यहां पर के द्वारा का ट्रांसलेशन बाय हो गया है, हमारा प्रॉब्लम भी खत्म हो गया है। अगर लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, राहुल एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट है तो बाय हो जाएगा। नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट है तो विद का इस्तेमाल होगा। अगर हम इस से का इस्तेमाल किसी यातायात संचार साधन के लिए कर रहे हैं तो वहां पर बाय आएगा। अब ये और ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। निर्जीव साधन के साथ से में विद आएगा, यातायात संचार साधन के साथ जो कि एक निर्जीव साधन है अगर से आता है तो बाय आएगा। तो मुख्यतः आप यहीं पर कंफ्यूज होंगे। आप कभी बोल सकते हैं कि वह ट्रेन से गया का ट्रांसलेशन ही वेंट विद ट्रेन हो सकता है, ये गलती हो सकती है क्योंकि आपको लगेगा ये तो निर्जीव साधन है, बट इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं होता है। ही वेंट बाय ट्रेन
अगर बाय बस होता, बस से होता तो बाय बस होता, सॉरी, और कार से होता तो बाय कार होता। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो केस है ये थोड़ा एक्सट्रीम केस है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, और जिस तरह से यहां पर एक अच्छी सी हम कोरिलेशन बैठा पाए हैं, एक रिलेशन बैठा पाए हैं इंग्लिश और हिंदी में, वैसा यहां नहीं बैठा पाते हैं। ये मुझे लगता है विद टाइम ही आएगा आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल से के लिए, या फिर आप जब इस तरह के वाक्य देखेंगे तब आएगा। राहुल खिड़की से देख रहा है, वो खिड़की से आर पार देख रहा है, आप कह सकते हो कि खिड़की के अंदर से देख रहा है। तो एक तरह से खिड़की इस काम को कराने का माध्यम हो गया है। सो माध्यम और साधन में क्या अंतर है ये देखना होगा। माध्यम का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वह चीज इसके अंदर से हो रही है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो वाक्य बनेगा राहुल वॉज लुकिंग थ्रू द विंडो। से के लिए जो है थ्रू का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा अभी तक हमने ऊपर जो भी देखा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द एक्सेप्शन है जो आपको याद करना पड़ेगा। पत्र शाही से लिखा गया। So, इसको आप ऐसे भी पत्र, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कहीं कहीं हिंदी में, पत्र शाही में लिखा गया। खैर जैसे भी बोलेंगे, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ऐसे कुछ होगा, द लेटर वॉज रिटन इन इंक। द लेटर वॉज रिटन इन इंक। तो फिर से ये जो है ये हमारा पैसिव वॉइस है, कर्मवाच्य है। तो आप देखेंगे वर्ब फॉर्म एक अलग टाइप का वर्ब फॉर्म होगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि आपको एक्टिव वॉइस में नहीं दिखता है जो हमने पढ़ा है। खैर इस वर्ब फॉर्म को भी छोड़िए, से का ट्रांसलेशन इन हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के केसेस जब दिखें तो उन्हें अपने दिमाग में रजिस्टर करना शुरू करें और उनके बारे में और खोजना शुरू करें। हम अभी ये यहीं पे बता सकते हैं कि ये कुछ ही सेंटेंसेस होंगे जहां पे इस तरह का आपको बेसिकली एबरेशन दिखेगा कि वो चीज हमारी नॉर्मल जो जो हम करते हैं ट्रांसलेशन उससे हट कर होगी। शाही में लिखें या शाही से लिखें, अगर आएगा इन इंक होगा, ध्यान रखिएगा।